हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिज़िक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स। और आज की आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पर थर्ड बुक चलाई हुई है, जो है आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम इसमें हमारी यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे और ये इसका फ़िज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं हमारे एक प्रिंसिपल के बारे में, जो है आपका ली चैटलेयर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल से पहले हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, मैं आपको वो टॉपिक दिखा देती हूँ। तो इसमें कल हमने जो लास्ट टर्न पे हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एक लॉ के बारे में पढ़ा था, वो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आशा करती हूँ आप सभी को ये लॉ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं ली चैटलेयर प्रिंसिपल के बारे में। तो देखिए, ली चैटलेयर प्रिंसिपल क्या है और इन्होंने ये प्रिंसिपल किस चीज़ को लेकर दिया था। ली चैटलेयर जो है साइंटिस्ट हैं, उनके नेम के ऊपर ही इस प्रिंसिपल का नेम पड़ा है, ली चैटलेयर प्रिंसिपल। तो चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। It was given by French chemist Lee Chatelier. According to it, when concentration, pressure, temperature has been changed in equilibrium, then equilibrium will shift in the direction in which the effect of these factors has been nullified or neutralized. It means that equilibrium maintain itself. अब ये यहाँ पर इतना मतलब क्या है, देखो छोटी सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। जो प्रिंसिपल है ये फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था, जिनका नेम था ली चैटलेयर। उन्होंने किस चीज़ को लेकर दिया था, देखना आगे। कंसंट्रेशन सांद्रता, प्रेशर दाब, टेम्परेचर तापमान। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये क्या कर दिए जाए, चेंज कर दिए जाए, मतलब इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया जाए, सांद्रता बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, प्रेशर कम ज़्यादा कर दो, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दो। अगर इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर पहले से इक्विलिब्रियम स्थापित है, मेंटेन्ड है, तो वहाँ पर अगर हम इन तीनों किस फैक्टर्स को अगर हम चेंज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, और किधर शिफ्ट होगी, इन दैट डायरेक्शन वो शिफ्ट होगी जिसमें ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये जो कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर के फैक्टर्स हैं, इनका इफेक्ट जहाँ पर कम हो, नलिफाइड न्यूट्रलाइज्ड का मतलब है यहाँ पर उन फैक्टर्स का जो वैल्यू हो ज़ीरो हो, जहाँ पर वे फैक्टर्स बहुत कम वर्क करते हो, उस पोजीशन में आपकी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन तीनों फैक्टर्स में कोई भी चेंज करते हो, बढ़ाते हो या घटाते हो, तो इक्विलिब्रियम अपने आप मेंटेन हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, यही बताया था ली चैटलियर ने। दोबारा समझ लीजिए, उन्होंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज होते के साथ ही किसी भी साम्यावस्था वाली रिएक्शन में जहाँ पर इक्विलिब्रियम पहले से स्थापित है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और किधर मेंटेन हो जाएगी, अगर आप इन फैक्टर्स में चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पर इन फैक्टर्स का इफेक्ट क्या हो, कम हो। आइए चलो आगे इसमें देखते हैं, यहाँ पर इफेक्ट दिखाए हुए हैं, देखो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन और प्रेशर, इन तीनों के इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखना, टेम्परेचर को लेकर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में कर सकते हो। 2 पार्ट्स में किस तरीके से, अब देखो टेम्परेचर, जो तापमान जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, एनर्जी से जुड़ा है। तो एनर्जी जो आपकी होती है वो कैसे हो सकती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन छोड़ो, मान लो थोड़ी सी फिजिक्स यूज कर लेते हैं इसमें। कोई भी हमने क्या लिया, कोई भी एक रॉड ली है, ये हमने यहाँ पर बना दी लोहे की कोई भी रॉड, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने तेज धूप में रख दिया। तेज धूप में जब हम इसको रखेंगे तो ये क्या करेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। फिर अगर हमने क्या किया, इसी रॉड को उसी जगह पर रखकर छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद वहां से धूप चलेगी तो ये रॉड क्या करेगी, ठंडी होनी स्टार्ट होगी, मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है, एक एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली और एक एनर्जी रिलीज करने वाली। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज कौन कौन सी करेंगे और उनके अलग अलग नेम क्या है। देखो 2 टाइप की रिएक्शन अभी बताया मैंने आपको, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ध्यान से देखना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। वे केमिकल रिएक्शन इन विच हीट हैज़ बीन रिलीज, जिसमें ऊर्जा निकलती है। जैसे भी गर्म रोड को अगर आप छांव में रखोगे तो उसमें से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट होगी, और एनर्जी जब उसमें से रिलीज होगी तो वहां से क्या हो सकती है, वहां से रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है।
ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आगे इसमें दे दिया। इट इज़ नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कंबशन रिएक्शंस होती है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कलाई मेटल। जस्ट फॉर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपको इतना ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बस ये याद रखना आपको कि जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो एनर्जी रिलीज करती है। अब आगे जो मेन पॉइंट है इसमें इस प्रिंसिपल के लिए वो ये दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना आप। इन दिस रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई। इसमें क्या हो रहा है, देखो एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है। मान लो भी कोई रॉड ली है, अभी ये मैंने इसको धूप में रखा हुआ है, हालांकि इसमें फ़ोन में धूप नहीं आ रही है तो इसमें देखना, देखो अगर यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने कोई भी लोहे की रॉड ली है, इसको हमने क्या करना है, एनर्जी इसमें से मान ली हमने रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि इसके पास एनर्जी पहले से स्टोर्ड है। क्या है, एनर्जी पहले से स्टोर्ड है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, हाई है। अरे जब इसके पास एनर्जी होगी तभी तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, जब इसके पास रॉड के पास एनर्जी ही नहीं होगी तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। सो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लो टेम्परेचर फेवरेबल क्यों है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जहाँ जो आपकी इक्विलिब्रियम होगी वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां पर आपके इन तीनों फैक्टर्स का इफेक्ट नलिफाइड हो। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ से आपकी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, जिधर आपका टेम्परेचर लो होगा। इट मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी हाई एट लो टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना, कंडीशन क्या दी हुई है, एनर्जी रिलीज हो रखी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंडोथर्मिक के लिए स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, पर फिलहाल पहले समझना इसमें इंपॉर्टेंट है, तो समझो इसमें पहले। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक। अभी वही हम रॉड का एग्जांपल ले लें, अगर हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर वाली रॉड को धूप में रखेंगे तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि उसके पास पहले से एनर्जी नहीं है। इसका मतलब इन दिस रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लो। फॉरवर्ड रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, लो है। सो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, जबकि हम ये कहते हैं कि जो ये तीनों फैक्टर हैं ये उस तरह वर्क करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगी कि जहाँ पर इनका फैक्टर का इफेक्ट कम हो। तो देखो मैंने भी बताया आपको, रिएक्शन पर ध्यान देना, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन कोई भी करने के लिए उसमें एनर्जी होने की जरूरत है, लेकिन जब एनर्जी ही नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमारे लिए ऐसी रिएक्शंस के लिए हमारे लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इट मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी हाई एट हाई टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊर्जा को निकाल रहा है या ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें आगे अगला फैक्टर बाद में देखेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इतने से का छोटा सा प्रिंसिपल है ये हमारा, सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। ये आपका लेचिट लिया प्रिंसिपल है, ये आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ये आपकी आ गई एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए होने वाला है, पर हम इसमें आपको जहाँ तक है सारी चीज़ें क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, आदर्श गैस समीकरण बिल्कुल अच्छे से पढ़ी होगी। PV इज इक्वल टू nRT आइडल गैस इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन से आप क्या समझते हो, हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रेशर क्या है, इसमें P है। अब देखो जब हम किसी एक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हम बाकी फैक्टर्स को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। क्या कर देंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेंगे। और यहाँ पर R क्या है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ पर R कांस्टेंट जो है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा अलग हो गया और ये हमारा अलग हो गया, बचा कौन, R कांस्टेंट है तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन बना दिया, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आ गया,
प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, नंबर ऑफ मोल्स पर। यही बात इसमें बताई गई है कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पर, वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिक्रमक और उत्पाद के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। किसकी वजह से करेगा, आपको रीजन बता दिया है, आइडल गैस इक्वेशन की वजह से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इस पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। देखो अब इसमें आगे क्या दिखाया गया है, इट मीन्स दैट प्रेशर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रेशर। एट हाई प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स, ये है पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें क्या दिखाया गया है, एट हाई प्रेशर, ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। अब ये क्यों कहा गया है, इसका मतलब तो ये होना चाहिए ज़्यादा प्रेशर तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब ये है, देखो इसमें छोटी सी आपको जो बेसिक चीज़ें बताई गई थी ली चैटलियर प्रिंसिपल में, वो आपकी ये बताई गई थी, ये जो आपकी लाइन है ना, ये लाइन याद करनी है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स विल बी न्यूट्रलाइज्ड और नलीफाइड। बेटा ये नलीफाइड लिखा हुआ है, कभी इसको आप कुछ और ही समझ लो, और ये न्यूट्रलाइज्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, ये लाइन याद रखनी है आपको बस। अब इसमें आते हैं हमारे उसी पॉइंट पर, ये रहा हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर जब होगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगी। अभी बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट कम होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, तो यहाँ से अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगी। अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं और उनको लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो अगर यहाँ पर क्या दिया है, इट मीन्स दैट इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट क्या है इसमें, प्रोडक्ट के मोल्स है 2 और रिएक्टेंट के मोल्स हैं आपके 4। कितने हैं, रिएक्टेंट के मोल्स हैं आपके 4। देन इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, उसमें आपका प्रेशर कम है। क्या है, प्रेशर कम है। मैंने ये कैसे जज किया, मैंने ये कैसे फाइंड किया कि प्रेशर कम है, नंबर ऑफ मोल से फाइंड किया, क्योंकि हमारी ये इक्विलिब्रियम गैस जो यहाँ पर पता चल रही है, तो ये पता चल रहा है आपका P डायरेक्टली इक्वल टू N, या इस तरीके से कह सकते हैं, N है ये। तो यहाँ से अगर एन डिक्रीज हो रहे हैं तो यानी कि प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से मैंने कहा कि इट मीन्स दैट प्रेशर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लोअर देन बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में NH3 से यहाँ पर इस तरह डिसोसिएट होगा। नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड के लिए बता रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, तो 2 से 4 हो रहे हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, बताओ, इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर प्रेशर हाई होगा तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर है वो लोअर है, कैसा है, कम है। सो हाई प्रेशर इज़ फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। हाई प्रेशर फेवरेबल क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होती है, इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होती है जब दोनों तरफ सभी फैक्टर्स समान हों, दोनों तरफ सभी फैक्टर्स इक्वल हों। जैसे हमने क्या लिया, कोई भी जैसे मार्केट में जाते हैं फ्रूट्स वगैरह खरीदने, तो उसमें क्या होता है, उसमें तराजू होती है, छोटी सी तराजू जो रखते हैं नॉर्मली, उसमें क्या होता है, एक साइड वेट रखते हैं, जैसे बाट बोलते हैं, चाहे 1 kg 1 kg ले लो यहाँ से 1 किलो का, और यहाँ से हमने क्या लिए, यहाँ पे फ्रूट्स रख दिए हैं, यहाँ पर एक मान लो कोई भी फ्रूट्स रख दिए। तो शॉपकीपर जब आपको कोई भी चीज़ मेजर करके देता है तो वो किसके बेसिस पे मेजर करता है बेटा, ये तराजू है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। वो आपको मेजर करके देता है कि आपके दोनों साइड वेट क्या हो, इक्वल हो, यानी कि वो आपकी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी पड़ेगी। और इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे होगी, अगर प्रेशर लो है तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन के लिए प्रेशर को हाई करेंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए क्या होगा, हाई
प्रेशर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके जस्ट अपोजिट दूसरी रिएक्शन में होगा। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो फटाफट कवर अप करेंगे इसको। देखिए इसके जस्ट अपोजिट अगर हम क्या कर दें, यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम कर दें, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इधर क्या है, प्रेशर इंक्रीज है। प्रेशर इंक्रीज है तो कैसा, प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, लो प्रेशर फेवरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। सिंपल सा लॉजिक है, वही बाट तराजू वाला। इसी को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगर हमारा क्या हो, अगर हमारे दोनों साइड प्रेशर इक्वल हो, दोनों साइड प्रेशर क्या हो, थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, प्रेशर इक्वल आ जाए। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर दोनों तरफ मोल बराबर बराबर हो जाए, जैसे आपके ये दे दिए, तो ऐसे में तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। अरे जब दोनों तरफ मोल्स बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों तरफ प्रेशर भी बराबर है। क्यों है बराबर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एंड प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सच इक्विलिब्रियम, ऐसी की रिएक्शन क्या होंगी, अपने आप बैलेंस्ड होती है। तो ऐसी रिएक्शंस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ गई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया। क्या करोगे आप, अब इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो वीडियो पॉज करके, वरना स्क्रीनशॉट लेकर स्टोर करके आप रख सकते हो। ये देखो, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट कंडीशन हो गई। ये इसी में सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन दी हुई है। अब हम समझेंगे कंसंट्रेशन, सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, मैं इसमें 3 इफेक्ट के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें आपके आगे और भी इफेक्ट कराएंगे हम। क्वेश्चन है जैसे इनर्ट गैस का इफेक्ट कराएंगे, कॉमन आयन का इफेक्ट कराएंगे, और उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए फटाफट से देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। के बाद हम सभी जानते हैं कि सांद्रता में परिवर्तन करने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम में परिवर्तन आ जाएगा। बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये भी बात हम जानते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम के टाइम पे सांद्रता को परिवर्तन करते हैं, तो उसकी जो इक्विलिब्रियम होगी लो कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये सब ली चैटलियर प्रिंसिपल के रूल में है। इट मीन्स दैट इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन रिएक्टेंट, अगर इसमें यह कहा जाए कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट से, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट से, इस तरह से समझना, देन हाई कंसंट्रेशन इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तब यहां पर क्या होगा, वही मैंने आपको बाट तराजू वाला एग्जांपल दिया है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होगी, और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होगी। जैसे हमने प्रेशर को लेकर किया था, इसी तरीके से हम कंसंट्रेशन को लेकर करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन रिएक्टेंट, एग्जांपल लेकर भी समझेंगे, देन हाई कंसंट्रेशन इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लोअर देन प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट की सांद्रता प्रोडक्ट से कम हो, देन हाई कंसंट्रेशन इज फेवरेबल फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, या आप ये कह सकते हैं लो कंसंट्रेशन इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, अब नोट कर लो इसको, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। आ गया एग्जाम्पल पे, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखना, इसमें एक छोटा सा यहाँ पर ट्विस्ट दिखाएंगे हम आपको, क्या है वो। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, आइडेंटिफाई द सुइटेबल कंडीशन फॉर द हाई यील्ड ऑफ NH3 इन हेबर प्रोसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है और इसमें आपको बताना है कि हेबर प्रोसेस करके कौन सी कंडीशन सुइटेबल होगी जिससे हम अधिक मात्रा में किसका, NH3 का निर्माण कर सके। और देखो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर ये दी हुई है, और इसमें ये आपकी एनर्जी है। एनर्जी को देखकर आप पता लगा सकते हो कि आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब देखो ये पता लगाओगे आप साइन से। अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो दैट मीन्स आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है दैट मीन्स आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। क्लियर है। चलो अब इसमें देखते हैं आगे, आगे क्या दिया हुआ है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर है बिल्कुल ये बात। यहाँ पर नेगेटिव में एनर्जी दी हुई है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मीन्स दैट हीट हैज बीन रिलीज ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन के टाइम पर। अब देखो पहले हम मोल्स चेक कर लेते हैं। इसमें मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्टेंट में 4 हैं, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। सो द टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी हाई। अब यहाँ पर आ जा, देखो छोटी सी एक चीज़ है। सबसे पहले
टेम्परेचर को लेंगे। टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन। जब एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब उसके पास एनर्जी पहले से कैसी है, ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यानी कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, जिससे हम ज़्यादा अमोनिया बना सकें। क्लियर हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट देखो इसमें क्या पॉइंट दिया है। इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं वो हमारे कैसे हैं, बताओ। प्रोडक्ट के मोल्स हमारे 2 बने हैं। अरे देखो देखो यहाँ से देखो, ये आ गए हमारे प्रोडक्ट के मोल्स। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है हमारे 4 और यहाँ पर है 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लोअर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये बात सच है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर लो होगा। प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और प्रेशर लो होगा तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर। दूसरी टर्म पता चल गई, टेम्परेचर कैसा रखना है, लो रखना है, प्रेशर कैसा रखना है, हाई रखना है। अब आगे देखो, इसमें यही चीज हमारी आगे बताई गई है इसमें। और आगे देखो, in this reaction high concentration of nitrogen and hydrogen will shift the equilibrium in forward direction। अब ये कहा गया है कि जो concentration है, high concentration of nitrogen and hydrogen जो होगी वो shift हो जाएगी forward direction की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, high temperature, high pressure and large concentration of N2 and H2 are favorable for the synthesis of large quantity of NH3। क्लियर है इतनी बात। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका इसका आंसर। इसी तरीके से सेकंड है। सेकंड में क्या दिखाया गया है, सेकंड में आपका रिएक्शन। बेटा ये जो साइन है ये नेगेटिव नहीं है, ये एरो का साइन है। यहाँ पर एनर्जी किस में है, पॉजिटिव में। जब यहाँ पर देखो एनर्जी किस में दी गई है, पॉजिटिव में दी गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कही जाएगी। तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कम है। जब टेम्परेचर कम है तो यानी कि हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा NO के सिंथेसिस के लिए। NO के सिंथेसिस के लिए आ जाते हैं प्रेशर की तरफ। रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है। देखो इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। तो इसका मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर। अब कंसंट्रेशन देखो, N2O2 की कंसंट्रेशन कैसी है, हाई कंसंट्रेशन है। तो यानी कि लार्ज कंसंट्रेशन हो जो होगी वो फेवरेबल होगी NO के सिंथेसिस के लिए लार्ज क्वांटिटी में। सेकेंड एग्जाम्पल भी डन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह से दिए हुए हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। इनमें आपको बस ये यहाँ पर देखो एनर्जी नहीं दिखाई गई है, पर ये दिखा दिया है कि इसमें एनर्जी इस तरीके से रिलीज हो रही है। जैसे इसकी -6 किलो कैलोरी पर मोल है, इसके लिए भी -6 किलो कैलोरी पर मोल है, +6 किलो कैलोरी पर मोल, +6 किलो कैलोरी पर मोल, -6 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपकी रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, लिखना जरूर, ये आपके काम आएंगी। आगे देखो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देखो बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट पड़ने वाला है इनर्ट गैस का। देखो जब हम किसी भी इक्वेशन में, रिएक्शन में जो कि जहाँ पर इक्विलिब्रियम पहले से मेंटेन है, ऐसी रिएक्शन में जब हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो उसकी इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो यहाँ से ये कह सकते हो कि इट विल नॉट डिस्टर्ब द नेचर ऑफ रिएक्शन। बट जब हम कोई भी कंटेनर में, अब मान लो यहाँ पर कोई भी कंटेनर है, इसमें क्या है, पहले से गैस भरी हुई है, पहले से क्या है, गैस भरी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें और गैस ऐड कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट होने वाली है वो है आपका यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आगे यही दिखाया गया है इसमें, ऑन एडिंग गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल इंक्रीज। वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज। जब वहां पर गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर घट जाएगा। So on adding inert gas, equilibrium will shift in the direction of high pressure। तो inert gas add equilibrium shift हो जाएगी कहाँ पर, inert gas add करने पर equilibrium आपकी high pressure की तरफ shift हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ऐसा क्यों दिखाया गया है, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। कोई भी कंटेनर है,
कंटेनर में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, हमने क्या करा और इसमें गैस भर दी और इसमें क्या करा, गैस डाल दी इसमें। अब यहाँ पर कुछ मान लो आधा कंटेनर पहले से फिल था, हमने और गैस डाल दी इसमें तो फुल कंटेनर हो गया। तो इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही होगा, पर वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो इनर्ट गैस ऐड करने की वजह से जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी इन द डायरेक्शन हैविंग हाई प्रेशर। यानी कि अगर हम इनर्ट, सीधा सा निचोड़ ये जान लो बस, इनर्ट गैस मिक्स करने पर इक्विलिब्रियम हाई प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। हाई प्रेशर से आप क्या समझते हो कि लार्ज नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, यानी कि जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगी इनर्ट गैस मिलाने पर। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल कंक्लूजन। आगे देखो, इसमें एग्जाम्पल समझो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा गया है, ये आपको यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है और इसमें इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस बताना है। PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। ऑन एडिंग इनर्ट गैस नेचर ऑफ रिएक्शन विल बी अनचेंज्ड। नेचर की रिएक्शन की नेचर चेंज नहीं होगी, सॉरी, नेचर की रिएक्शन की नेचर चेंज नहीं होगी, बट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पर इनर्ट गैस मिलाने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम हाई प्रेशर की तरफ जाएगी, हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ इंक्रीज होगी। अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे, यहाँ पर आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस ऐड करेंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जब इसका डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम किधर की तरफ जानी चाहिए, हाई प्रेशर की तरफ। किधर जानी चाहिए, हाई प्रेशर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट गिवन डायरेक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑन एडिंग इनर्ट गैस। जब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपने इनर्ट गैस मिला दी और यहाँ पर इसका प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम किधर चली जाएगी, जहाँ जिधर इक्विलिब्रियम आपकी इधर आ जाएगी। देखो नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखो। नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स 2, प्रेशर फिलहाल इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग देख लिया हमने। अब हम करेंगे इसमें इनर्ट गैस ऐड। इनर्ट गैस ऐड कर लिया, मान लो यहाँ पर प्रेशर हमारा क्या है, फिलहाल कम था, इनर्ट गैस ऐड करने पर इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इधर प्रेशर कम हो गया। समझ में आया? तो इसकी वजह से, इनर्ट गैस मिलाने की वजह से हमारी इक्विलिब्रियम किधर की तरफ ज़्यादा फोकस करेगी, इधर की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। और रिएक्टेंट कौन सी रिएक्शन में मेन होते हैं, हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट मेन होते हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे कौन, प्रोडक्ट मेन होता है। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। और डिसोसिएशन ऑफ PCl5 विल इंक्रीज ऑन एडिंग इनर्ट गैस, से छोड़ो, या ये याद रखना कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम किस तरह से इफेक्ट डाल रही है। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आपका इसी तरीके से दिया हुआ है, ये भी देख लो, समझ लो। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज है। यहाँ पर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर सॉरी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं। ऑन एडिंग इनर्ट गैस, वही है कि रिएक्शन का नेचर चेंज नहीं होगा, पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो आपकी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी वो हाई प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना, इधर प्रेशर किसका ज़्यादा है, इस वाले का ज़्यादा है, ये नंबर 1 पर चल रहा है और ये नंबर 2 पर चल रहा है, इसका प्रेशर ज़्यादा है। पर जब हम इक्विलिब्रियम इसमें इस रिएक्शन में इनर्ट गैस मिलाएंगे तो ये वाला नंबर 1 पर हो जाएगा और ये वाला नंबर 2 पर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, नंबर 1 की तरफ शिफ्ट होगी। नंबर 1 में कौन आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट किसके लिए मेन होता है, अपनी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मेन होता है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आनी ही चाहिए। अब तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, नोट कर लो आप इसको। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्पल है, देख लेना। एग्जाम्पल बहुत इजी है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, देख लेना आप, इसको करके देखना। कॉमन आयन इफेक्ट की तरफ आते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है अब ये
देखो जो आपका कॉमन आयन इफेक्ट है, वैसे तो आपका ये जो ली चेटलियर प्रिंसिपल है इसमें नहीं है, पर एक बार फिर भी देख लो। इसी के अकॉर्डिंग वैसे तो हमारे इसमें 3 फैक्टर लिए गए थे। कौन कौन से फैक्टर थे वो? एक तो प्रेशर, एक टेम्परेचर और एक कंसंट्रेशन, पीटीसी, ये लिए गए थे। अब इसमें कॉमन आयन इफेक्ट दिया हुआ है तो ये भी देख लो। वैसे इतना कुछ खास नहीं है, इस टाइम पे किसी बच्चे ने इंपॉर्टेंट डाला हुआ है ये, देखो। अब यहाँ पर आगे, व्हेन अ कंपाउंड हैविंग कॉमन आयन हैज बीन मिक्स्ड इन वीक एसिड और वीक बेस। अब ये कहा गया है ली चेटलियर के अकॉर्डिंग, उन्होंने इस पर भी क्या किया हुआ है, इस पर भी उन्होंने अपना प्रयोग किया हुआ है। क्या कहा है उन्होंने? जब ऐसे कंपाउंड जिनमें सामान्य आयन बनते हैं वो आपके वीक एसिड और वीक बेस में मिलाए जाए, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वीक एसिड और वीक बेस का डिक्रीज हो जाएगा। यही आपका कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब वे कंपाउंड जिसमें सामान्य आयन बनते हो, अगर वे आप एसिड और वीक बेस के साथ मिलाओगे तो उनका एसिड और बेस डिसोसिएट नहीं होगा, उनका डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझो। एग्जाम्पल में आपका ये दिया गया है, ये रही आपका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कहा गया है व्हेन सोडियम एसिटेट ये हो गया CH3COONA हैज बीन मिक्सड इन एसिटिक एसिड। इसमें हम क्या मिलाएंगे? एसिटिक एसिड मिला रहे हैं। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल डिक्रीज। अब ये बात क्या हुई यहाँ पर? जो आपका एसिटिक एसिड होता है वीक एसिड है बिकॉज एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, देन इट गिव्स एसिटेट आयन और H+ आयन। देखो हम क्या करते हैं, कोई भी इतनी सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं, जब हम किसी भी एसिड का या बेस का अटैक कराते हैं तो हम उसको आयन्स में डिसोसिएट करते हैं। जो आपका एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट होगा इस तरह से कुछ आपका, किसमें? आपका एसिटिक आयन में और H+ आयन में, एसिटेट आयन और H+ आयन में डिसोसिएट होगा। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे? इसमें हम मिलाएंगे CH3COONA, बट जो आपका सोडियम एसिटेट होगा हैज़ बीन मिक्सड इट, देन कॉमन आयन इफेक्ट हैज़ बीन ऑब्जर्व। जो ये आपका ये डिसोसिएट होता है, ये भी आपका यहाँ से एसिटेट आयन बनाता है। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर भी एसिटेट आयन बन रहा है, यहाँ पर भी एसिटेट आयन बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा इन दोनों में। ये दोनों कैसे बनेंगे? एक जैसे बनेंगे, और इसी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन विल इंक्रीज इन प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ही तो आता है साइड में, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सांद्रता बढ़ रही है। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जिधर सांद्रता बढ़ेगी उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है ना हमारी। इसी तरीके से दैट्स वाई द सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड विल इंक्रीज बट इट डिसोसिएशन डिक्रीज। यानी कि यहाँ पर आपका एसिड तो बन रहा है पर उसका डिसोसिएशन इतनी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। यही आपका इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट जो है, आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं इसको। ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आपका ये एग्जांपल था अब तक इसमें किसका? एसिटिक एसिड का और सोडियम एसिटेट का। इसी तरीके से आपको और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इतने कुछ खास नहीं है ये। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ये आपका यूरिया, जब हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो हमने यूरिया की एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर यूरिया की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसका प्रॉपर रीजन ये दिया हुआ है। वैसे तो हमने वहाँ पर भी बताया था आपको जो आपकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, पर इसमें भी आपका रीजन दिया हुआ है, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं यहाँ से। और ये आपके कुछ क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके देखना है यहाँ से। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_india, ये इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको वहाँ से चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।